हेलो स्टूडेंट्स, ये देखें आप इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2024 ये जिसे आप इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन कहते हैं। तो इसमें हम लोग 1 से लेकर के 70 तक ये जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है इसको हल कर चुके थे। तो वीडियो काफ़ी लंबी होने के कारण हम लोग सेक्शन बी में जो क्वेश्चन छूटे थे, जैसे आपका लघु उत्तरी प्रश्न था, दीर्घ उत्तरी प्रश्न था, इन सब प्रश्नों को हल नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग इन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे और साथ में जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा, यहाँ देखें दीर्घ उत्तरी प्रश्न और ये लघु उत्तरी प्रश्न, इनको हल करेंगे हम लोग। तो ये सेक्शन ए में जो आपके 70 प्रश्न थे इसको हल कर दिए हैं। इसका वीडियो ऑलरेडी है और डिस्क्रिप्शन में भी हम उसका लिंक दे देंगे और इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं आज ये जो सेक्शन बी में क्वेश्चन था इसको देख लेते हैं। देखें, यहाँ आपको सेक्शन बी में 1 से 20 तक लघु उत्तरी प्रश्न मिलेंगे और इसमें से 10 प्रश्न का उत्तर देना होता है, 2-2 अंक का होता है, लेकिन सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पहला प्रश्न आप देखें, दिया है सहसंयोजक ठोस क्या है, उदाहरण दें। सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल। तो देखिए इसको थोड़ा डिटेल में आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ देखने को मिल रहा होगा आपको कि सहसंयोजक ठोस किसे कहते हैं। तो जिन ठोसों में परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध होता है, बंध या बंधन एक ही बात है, उन्हें हम सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। इनमें स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होता है। सहसंयोजक ठोस के कुछ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे डायमंड, हीरा, सिलिका, SiO2, बालू इसी को आप कहते हैं, सिलिकॉन का, और देखें ये कार्बाइड, क्वार्ट्ज, ये सभी सहसंयोजक ठोस के एग्जाम्पल हैं। कुछ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि सहसंयोजक जो ठोस होता है या नेटवर्क ठोस भी इसी कहते हैं, सहसंयोजक नेटवर्क ठोस, इसकी पहचान कैसे की जाती है उसका तरीका देखें, ध्यान दें। एक तो संरचना को ध्यान से देखें और उन बंधों या अंतःक्रियाओं पर ध्यान दें जो परमाणुओं को एक साथ बांधे रखते हैं। इलेक्ट्रॉनों का साझा आपको देखने को मिलेगा इसमें। और यह भी निर्धारित करें कि क्या सहसंयोजक बंध पूरी संरचना में फैला हुआ है। अगर सहसंयोजक बंध पूरी संरचना में फैला हुआ है तो यह एक सहसंयोजक नेटवर्क ठोस कहलाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आप ध्यान दें, इकाई सेल और आकाशीय जालक, यानी इसमें क्या संबंध है, ये पूछ रहा है कि इकाई सेल और आकाशीय जालक में क्या संबंध है। हाउ आर यूनिट सेल एंड स्पेस लैटिस रिलेटेड। तो इसको भी थोड़ा सा उल्लेख करके आपको बताते हैं। देखें इसको हम ऑलरेडी रखे हैं, उसको दिखा करके बताते हैं। देखिएगा, इकाई सेल या यूनिट सेल, उसी को यूनिट सेल भी कहते हैं, इसमें क्रिस्टल जालक का यह सबसे छोटा हिस्सा होता है, जिससे पूरे जॉली बनती है, यानी जिससे पूरा एक सिस्टम बनता है, सॉलिड बनता है। वही आकाशीय जालक को क्रिस्टल जालक भी कहा जाता है। इकाई सेल और आकाशीय जालक के बीच संबंध देखें कुछ इस प्रकार होता है कि इकाई सेल क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा हिस्सा होता है। इकाई सेल को अलग अलग दिशाओं में दोहराने पर पूरी एक जॉली बन जाती है और इकाई सेल में एक निश्चित आयतन और एक विशेष संख्या में जाली बिंदु होते हैं। इकाई सेल की त्रिआयामी 3 डायमेंशनल एक ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति सरल घन रूप से लेकर ऑर्थोरोम्बिक और हेक्सागोनल प्रिज्म जैसी जटिल आकृतियों तक हो सकती है। और
आकाशीय चालक बिंदुओं का जो पैटर्न होता है वो मोटिफ की स्थिति को दर्शाता है। आकाशीय जालक क्रिस्टल की संरचना के लिए एक काल्पनिक ढांचा भी होता है। आकाशीय जालक जो जालक बिंदु होता है वो किसी भी ठोस के एक एक अवयवी कण को दर्शाता है यानी दिखाता है, और जालक बिंदुओं का एक समुच्चयी ढांचा होता है जो आकाशीय जालक क्रिस्टलीय जालक कहलाता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इकाई सेल यानी यूनिट सेल ये किस तरीके से संबंधित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर, आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या है। प्रत्येक के एक उदाहरण हम लोगों को देना है। तो आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है। अब आप जानते हैं कि आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, वो तो आदर्श विलयन है, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल भी आप जानते हैं। आदर्श में क्या होता है, एक वो सजातीय वाले जितने भी विलयन होते हैं वो आदर्श के होते हैं, और जो विजातीय होते हैं वो अनादर्श में आते हैं। इसको थोड़ा सा दिखा के आपको बताते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। देखिएगा यहाँ आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। देखिए आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो सांद्रता और ताप पर किसी भी स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। और वहीं जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं। आदर्श विलयन बनाने के लिए देखिए कुछ शर्तें होती हैं। आदर्श विलयन अगर बनाना है तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। एक तो जो ये देखें, आयतन में परिवर्तन मिक्स करने के बाद जो होता है आयतन में परिवर्तन, वो एकदम से नहीं होता, शून्य होता है। जब दो विलयन मिलाएंगे तो उनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक। और ऐसे ही डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी शून्य होगा, ठीक, ये भी नहीं बदलेगा। आदर्श विलयन के देखें कुछ गुण आपको दिखाया जाता है, यहाँ पर देखें। आदर्श विलयन में भौतिक गुण शुद्ध घटकों के गुणों से निकटता से जुड़े होते हैं, और विलयन की एंथैल्पी शून्य होती है। वही डेल्टा एच जो आप देख रहे हैं ये शून्य होती है। और अनादर्श विलयन के कुछ गुण आप देखें। अनादर्श विलयन तरल विलयन होता है, तरल विलयन होता है, ये भी तो ऑलरेडी है ही, वो भी तो तरल विलयन ही होता है। अनादर्श विलयन में विलेय और विलायक के बीच की अंतःक्रियाएं विलायक विलेय अंतःक्रियाओं के एकदम समान नहीं होती। मतलब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ जैसे आप ये कह सकते हैं कि ये सब बदल जाएगा। डेल्टा वी अनादर्श में ये देखें इंथैल्पी आदर्श, ये अनादर्श वाले में ये हो जाता है कि जैसे डेल्टा वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये कुछ न कुछ परिवर्तन जो है वो एकदम ज़रूर होगा। और डेल्टा एच यह भी जीरो नहीं होता। ये इंथैल्पी में परिवर्तन और आयतन में परिवर्तन ये कुछ न कुछ हो ही जाता है, मतलब एकदम शून्य नहीं होता, तो बदलता है, जानते रहिए। अब जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो इथेनॉल और जल को एक साथ मिलाने पर एक अनादर्श विलयन बनता है। अनादर्श इथेनॉल और जल आप ले लीजिए, ठीक है। ऐसे ही आप ये ले सकते हैं, क्लोरोफार्म ले सकते हैं। अनादर्श में अनादर्श विलयन के लिए आप ये CH3 और प्लस कीटोन में एसीटोन ले सकते हैं, CH3COCH3, ठीक, ये सब। और इसके अलावा यहाँ एग्जाम्पल इथेनॉल और जल का दिया ही है। और देखिए आदर्श विलयन का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए आदर्श विलयन का, तो इसमें तो आप बेंजीन ले सकते हैं, टॉलुइन ले सकते हैं, या इसके अलावा मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, बहुत से एग्जाम्पल आप दिखा सकते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन, वांट ऑफ गुणक क्या है, यानी व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या है, ये लघु उत्तरी प्रश्न है, इसलिए इसको शॉर्ट में ही समझना है।
हाँ देखिए, वांट हाफ गुणांक जिसे आप कहते हैं, गुणक या गुणांक, ये विलेय के प्रेक्षित मूल और सैद्धांतिक मूल के अनुपात को कहते हैं। कभी कोई पूछे तो आप कहेंगे वांट हाफ गुणांक बराबर विलेय का प्रेक्षित मूल बटे सैद्धांतिक मूल, वही उसी को अनुपात कह रहे हैं। इसे वांट हाफ कारक भी कहा जाता है। यह भौतिक रसायन विज्ञान में विलेय कणों की भौतिक सांद्रता को बताता है। वांट हाफ गुणांक से जुड़ी कुछ बातें यहाँ देखें आपको मिलेंगी। वांट हाफ गुणांक का फार्मूला ऑलरेडी अभी आपको बताया गया कि प्रेक्षित अणुसंख्य गुण बटे परिकलित अणुसंख्य गुण, और प्रबल विद्युत अपघट्य का वांट हाफ गुणांक 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, और वांट हाफ गुणांक विलेय के विघटित होने पर जलीय विलयन में बनने वाले आयनों की संख्या के बराबर होता है। वांट हाफ गुणांक आदर्श व्यवहार से विचलन का एक माप है। वांट हाफ गुणांक जितना कम होगा विचलन उतना ही ज़्यादा होता है। ये और जैसे जैसे विलेय की सांद्रता बढ़ती है वांट हाफ गुणांक या कारक घटता जाता है। सांद्रता बढ़ेगी, वांट हाफ कारक घटेगा, इसको याद रखना है। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा कि उल्टा परासरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई रिवर्स ऑस्मोसिस। RO आप सुने ही हैं ना, RO जो RO का पानी पीते हैं वो रिवर्स ऑस्मोसिस से ही प्राप्त किया जाता है, तो उसका फुल फॉर्म भी वही है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो उल्टा परासरण क्या है आइए देखते हैं। देखिए RO उल्टा परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस, RO एक तरल चालित झिल्ली प्रक्रिया है। इसमें विलयन पर उसके परासरण दाब से ज़्यादा दबाव लगाया जाता है। इससे अर्धपारगम्य झिल्ली के जरिए विलयन से विलायक का बहाव शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है, और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल पानी को पीने योग्य बनाने में किया जाता है, वही अभी आपको बताए थे। और उल्टा परासरण की खासियत क्या है, देखिए यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, लेकिन इसे काम करने के लिए बाहरी बल यानी दबाव की ज़रूरत होती है, और इसमें एक विशेष झिल्ली के जरिए बाहरी बल लगाकर शुद्ध पानी निकाला जाता है। इसमें लवण या कम आणविक भार वाले कार्बनिक पदार्थों जैसे विलेय के अस्वीकार कर दिया जाता है, और इसमें सेलुलोज एसीटेट की फिल्म का इस्तेमाल अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग, सेलुलोज का उपयोग आप कर सकते हैं, या फिर एसीटेट का फिल्म यानी झिल्ली, इसका इस्तेमाल अर्धपारगम्य झिल्ली आप कह सकते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। यह फिल्म ज़्यादा दबाव को सहन करने में सक्षम होता है। तो इस तरीके से आप ये RO के बारे में समझ सकते हैं। देखिए पायस को उदाहरण देकर समझाएं। पायस को उदाहरण देकर के समझाना है। अच्छा, पायस आप जानते हैं कि दो तरल पदार्थ, दो द्रव जो अमिश्रणीय होते हैं, जो नहीं मिलने वाले दो तरल होते हैं, उन्हीं का मिश्रण होता है। और इसका एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, दूध है, क्रीम है, मक्खन है। फिर भी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पायस को तो ऑलरेडी हम लोग अच्छा बहुविकल्पी प्रश्न जब पढ़ रहे थे वहीं समझे थे। इसको ध्यान दिए होंगे अगर आप, तो वहाँ हम लोग ये देखे थे पायस के बारे में कि पायस जो होता है यह दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से मिलकर बना होता है या बनाया जाने वाला मिश्रण होता है। इसका एग्जाम्पल आप जानते ही हैं, पायस का एग्जाम्पल यहाँ पूछ रहा है, तो पायस का एग्जाम्पल आप पता ही है, दूध है ना, दूध है, क्रीम है, मक्खन है। तो ये सब क्या है, दूध हुआ, ठीक, दूध, क्रीम हुआ, मक्खन हुआ, मक्खन हुआ, ये सब क्या है, ये पायस का ही एग्जाम्पल है। ठीक,
अच्छा, 7वां प्रश्न अगर आप ध्यान से देखें, 7वां क्वेश्चन, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण क्या है, व्याख्या करें। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ दो प्रकार का अधिशोषण होता है, एक होता है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। दो प्रकार के अधिशोषण होते हैं, तो एक एक करके समझते हैं। भौतिक अधिशोषण क्या है? देखिए, भौतिक अधिशोषण, जब अधिशोषण और अधिशोष्य के बीच वांडर वाल बल कार्य करता है तो इसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछा था कि भौतिक अधिशोषण में कौन सा बल कार्य करता है, तो वांडर वाल बल आप बताए थे। यह भौतिक शक्तियों जैसे दबाव और तापमान का उपयोग करके पदार्थों को पकड़ने की प्रक्रिया है। भौतिक अधिशोषण की कुछ खासियत ये होती है कि यह कम तापमान पर होता है, यह उत्क्रमणीय होता है, मतलब दोनों दिशाओं में हो सकता है, दोनों दिशाओं में। इसमें अधिशोषण की ऊष्मा जो होती है वो कम होती है। और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, जरा देखें। जब अधिशोषक और अधिशोष्य के बीच प्रबल रासायनिक बंध बनते हैं तो इसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। यह रासायनिक शक्तियों जैसे अम्ल और क्षार का उपयोग करके पदार्थों को पकड़ने की प्रक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण की कुछ देखें खासियत ये होती है कि यह उच्च तापमान पर होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण निम्न तापमान पे होता है और रासायनिक उच्च ताप पर। यह अनुत्क्रमणीय होती है, मतलब एक दिशा में होगी, जबकि भौतिक अधिशोषण दोनों दिशा में होती है। इसमें अधिशोषण की ऊष्मा उच्च होती है, जबकि भौतिक अधिशोषण में ये अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है वो निम्न होती है। तो इस तरीके से आपने ये भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को समझा अभी। ठीक, तो देखें यहाँ 8वां प्रश्न, आकृति चयनात्मक उत्प्रेरण क्या है? आकृति चयनात्मक, व्हाट इज शेप सेलेक्टिव कैटलिसिस? शेप सेलेक्टिव कैटलिसिस किसे कहते हैं, देखें। देखिए, आकार चयनात्मक उत्प्रेरण, देखें, आकार चयनात्मक उत्प्रेरण और आणविक छलनी प्रभाव का एक संयोजन है। इसमें उत्प्रेरक अभिकारक या सबस्ट्रेट के प्रति अपने आकार या आकार के कारण चयनात्मकता दिखाता है, और इस तरह के उत्प्रेरकों की छिद्र संरचना और सबस्ट्रेट और उत्पादों के आकार पर इनकी प्रतिक्रियाएं निर्भर करती हैं। आकार चयनात्मक उत्प्रेरक के बारे में कुछ और बातें देखें, जैसे जियोलाइट आकार चयनात्मक उत्प्रेरकों का एक अच्छा उदाहरण है। पूछता है निम्न में से कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है, तो जियोलाइट याद रखे रहिए। और जियोलाइट क्रिस्टलीय एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं, जिनमें एक अच्छी तरह से परिभाषित छिद्र संरचना होती है। जियोलाइट की संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। जियोलाइट अभिकारक अणुओं के आकार के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकते हैं। और जियोलाइट में जैसे ZSM5 एक ऐसा उत्प्रेरक है जिसका इस्तेमाल एल्कोहल को गैसोलीन में बदलने के लिए किया जाता है। कभी पूछे कि बताइए ऐसा कौन सा पदार्थ है जो एल्कोहल को गैसोलीन में बदलने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, तो ये विकल्प में मिलेगा जियोलाइट ZSM5, तो इसको याद रखे रहना है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसल्स की उदाहरण सहित व्याख्या करें। मिसल्स क्या है? जैसे आप देखते हैं मिसल्स बनते हैं साबुन में। साबुन जो होता है, साबुन, उसमें आप देखते होंगे साबुन में इस तरीके का एक हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट, और एक आयनिक पार्ट होता है ना, प्लस माइनस आयनिक पार्ट। जैसे अभी अगर हम एग्जांपल ले लें C15
H31 COONA, सोडियम पामिटेट इसे कहते हैं। तो ये वाला पार्ट आप देखेंगे, ये COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और ये इतना पार्ट C15H31 ये क्या है, नॉन पोलर। ऐसे ही इतना पार्ट जो होता है ये नॉन पोलर, अध्रुवीय होता है, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर, ठीक, नॉन पोलर होता है। और ये वाला पार्ट जो है ये जिसे आप पोलर कहते हैं, क्या कहते हैं, पोलर। तो जैसे कभी अगर कपड़े में जैसे तेल लगा हुआ होता है तो वहाँ आप साबुन लगाते हैं तो देखिए झाग नहीं बनता, लेकिन जब धूल मिट्टी ये सब लगा होता है तो धूल मिट्टी में क्या है, आयनिक पदार्थ ही हैं, आप जानते हैं, तो वहाँ पर झाग बनता है। तो अब आप चेक करते होंगे, जैसे मान लीजिए एक कपड़ा है, ये इसमें धूल मिट्टी से गंदा हुआ है, अब साबुन लगाएंगे आप तो इसकी तरफ किसका पार्ट आएगा, जब पानी में भिगो करके आप इसमें साबुन लगाएंगे तो ये आयनिक है तो आयनिक वाला पार्ट इसके साइड आएगा, और जो यानी अनायनिक है जिसे आप नॉन पोलर कहते हैं वो बाहर की तरफ रहेगा, और यहाँ आयनिक वाला अंदर की तरफ आएगा, ठीक, आयनिक वाला अंदर की तरफ आ जाएगा। और इस तरीके से देखें, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ एक इसी को आप मिसेल्स कह देते हैं, क्या कह देते हैं, मिसेल्स कह देते हैं, ठीक, इस तरीके से बनता है तो ये आपका मिसेल कहलाता है, जानते हैं। थोड़ा इसको आपको हिंट दे दिए, समझ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें, ये डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, जारण और निस्तापन में अंतर स्पष्ट करना है। एकदम आसान सा क्वेश्चन होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे ये मेटलर्जी वाले चैप्टर में, निष्कर्षण वाले चैप्टर में आप पढ़े होंगे, तो वहाँ देखने को मिला होगा कि निस्तापन क्या है, भर्जन क्या है ना। तो ये सारी बातें आप वहाँ समझ गए होंगे। जैसे देखें, सबसे पहले हम अगर जारण देखें, जारण भी इसी को कहते हैं या इसी को भर्जन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भर्जन या जारण, ठीक। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति, वायु मतलब वहाँ ऑक्सीजन की बात हो रही है, वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे, जो अयस्क होता है उसके गलनांक से नीचे उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित अशुद्धि को बाहर करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अभी अगर हम कॉपर ग्लास ले लें, देखिए हम अभी इसी जारण की बात कर रहे हैं, यानी भर्जन की बात कर रहे हैं, जारण या भर्जन। इसका एग्जाम्पल जैसे कॉपर ग्लास ले लें, Cu2S सल्फाइड अयस्क है ये। अब इसको अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करें तो क्या होगा, ये ऑक्साइड में बदल जाएगा Cu2O, और साथ में SO2 ये अशुद्धि के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसको आप बैलेंस कर लेंगे। अच्छा, चाहे वो निस्तापन हो चाहे वो भर्जन हो, दोनों प्रक्रिया में हम जो धातु होता है उसको ऑक्साइड में बदलते हैं ये, लेकिन अंतर इतना है कि यह जो जारण है यानी भर्जन भी इसी को कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो ये निस्तापन होता है, ये निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कार्बोनेट अयस्कों का, है ना, कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं लेंगे हम, यानी वायु की अनुपस्थिति में इसको हीट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले लें, ये ZnCO3, ठीक है, ZnCO3 ये कैलामाइन, इसको हीट करेंगे अगर, जिंक का अयस्क है, तो ये जिंक ऑक्साइड बनेगा और साथ में CO2 बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देखें इसमें भी धातु का ऑक्साइड ही बनता है, लेकिन ये ऑक्सीजन इसमें नहीं लिया गया, तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, याद रखना है।
जबकि जारण या भर्जन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक। 11 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें, ये निक्षालन क्या है, यानी व्हाट इज लीचिंग। लीचिंग देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसका ये प्रोसेस यूज करते हैं हम लोग। जैसे सोना चांदी है, इसको शुद्ध करने में, इसको प्योरीफाई करने में हम लोग लीचिंग का ही उपयोग करते हैं। तो देखिए लीचिंग क्या है, ये निक्षालन जिसे आप कहते हैं, ये क्या है। तो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें अयस्कों और अन्य ठोस पदार्थों से, अयस्कों और अन्य ठोस पदार्थों से धातुओं को निकालने के लिए, धातुओं को बस समझिए, अब इतना अच्छा तो इस पर लिख नहीं सकते। धातुओं को निकालने के लिए विलायक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? विलायक का उपयोग किया जाता है। विलायक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल जरा समझिएगा इस निक्षालन में। जैसे इसमें होता क्या है कि हम लोग ये सोडियम साइनाइड जो होता है, सोडियम साइनाइड का एक को हम लोग थोड़ा सा जलीय विलयन में, यानी कि एक्वस मीडियम में लेकर, इसमें हम ये गोल्ड हुआ या सिल्वर हुआ, इसको घोलते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। यही पूरी प्रक्रिया निक्षालन कहलाती है। ठीक। 12 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें, उत्कृष्ट गैसें क्या है। उत्कृष्ट गैसें, व्हाट आर नोबल गैसेस, व्हाई आर दे सो कॉल्ड, इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है। देखिए उत्कृष्ट गैस क्यों कहते हैं, तो समझिए सिंपल है कि ये उत्कृष्ट गैसें हम लोग किसको कहते हैं, तो ये जो आपका समूह शून्य होता है, आवर्त सारणी में समूह शून्य जिसमें अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसों को ही उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। ये हीलियम, नियान, आर्गन, उत्कृष्ट गैसों में कौन आ रहा है, यही हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान। ठीक है। ये आपका 2, 10 क्रमांक मैं लिख रहा हूँ, 18, 36, 54, 86। ठीक है। ये परमाणु क्रमांक जो है, ये इनका परमाणु क्रमांक है। इन्हीं गैसों को हम लोग उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। इन्हें ऐसा क्यों कहते हैं, इन्हें ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी अन्य तत्व से ये क्रिया नहीं करते, है ना। अक्रिय गैस भी इन्हें कहते हैं। ये किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इनको उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ठीक। इस बात को थोड़ा समझे रहना है। और कुछ एक्सेप्शन आगे आपको मिलेगा, जेनान के कंपाउंड देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल अभी एक कोई बहुविकल्पी प्रश्न में मिला था ना, जेनान डाइफ्लोराइड का संरचना पूछा था, तो आप रेखीय बताए थे। कुछ यौगिक मिलते हैं, एक्सेप्शन भी है, तो जानते रहिए। 13 नंबर का प्रश्न आप जरा देखें, ध्यान दें। 30 नंबर क्वेश्चन, संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं। संक्रमण तत्व जो है ये जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं। देखिए संक्रमण तत्व जो होता है, जैसे डी ब्लॉक के तत्वों को आप संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है। संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में पाया जाता है। ठीक। और इनमें साथ में जैसे ये इनका जो डी जो ऑर्बिटल है, कक्षक है, वो कहीं कहीं वैकेंट भी होता है ना। वैकेंट होता है तो वो उसमें लोन पेयर को एक्सेप्ट भी करते हैं,
इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं। देखिए यहाँ संक्रमण तत्व जटिल यौगिक बनाते हैं क्योंकि इनमें कई खासियत होती है। पहला कि इनमें रिक्त संयोजकता कोष कक्षक होता है, आप अभी बताए थे, खाली कक्षक ऑर्बिटल होते हैं। इनके धनायन का आकार बहुत छोटा होता है, इन पर आवेश उच्च होता है। इनके बाहरी कोष में खाली कक्षक होते हैं। इनमें लिगैंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से ग्रहण किए जा सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, इसीलिए ये जटिल यौगिक बनाते हैं। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी आप रखिए कि यहाँ पर ज़रा देखें, ये संक्रमण तत्वों से जुड़ी कुछ और ख़ास बातें। संक्रमण तत्वों के यौगिक अद्वितीय रंग प्रदर्शित करते हैं, मतलब कुछ एक बहुत अलग प्रकार का रंग दिखाते हैं। संक्रमण तत्वों के यौगिक उत्प्रेरक गुणों के लिए भी जाने जाते हैं। संक्रमण तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतः देखें n-1 डी से लेकर 1, डी में 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन और ns में 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक आपको एक्सेप्शन भी मिलेगा, ns0 भी देखने को मिलेगा कहाँ पर, तो ये पैलेडियम में देखने को मिलता है। ठीक, संक्रमण तत्वों में 2 कक्षीय सेटों में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परिवर्तनशील संयोजकता भी होती है, यानी परिवर्तन देखें परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे आप देखे हैं आयरन 2+ भी बनाता है, आयरन 3+ भी बनाता है। जब 2+ बनाता है तो आप कहते हैं फेरस, और जब अधिक संयोजकता का आयन बनाता है तब उसको आप फेरिक कह देते हैं, है ना। तो ये फेरस और ये फेरिक अस कम वाले संयोजकता के आयन में लगाएंगे और अधिक वाले में इक लगाते हैं। ठीक, अब जैसे मैग्नीज +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए ये संक्रमण वाला तो हम लोग समझ गए। अब 14 नंबर का क्वेश्चन, एफ ब्लॉक के तत्व क्या हैं, इन्हें यह नाम क्यों दिया गया है। देखिए एफ ब्लॉक का तत्व क्या है, आप बताएंगे कि ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं। इन्हें यह नाम क्यों दिया गया है, ये ऐसा नाम एफ ब्लॉक क्यों दिया गया है। अब आप देखिए सिंपल सी बात है कि एफ ब्लॉक का तत्व क्यों कहते हैं भाई, एफ इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए। और भी थोड़ा जानकारी लेते हैं इसके बारे में। देखिए एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। इन तत्वों को ये नाम दिए गए हैं, क्या क्या नाम है। इन तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका संयोजकता इलेक्ट्रॉन पूर्व उपांतक सेल n-2f कक्षक में ये भरा होता है। इन तत्वों को दुर्लभ पृथ्वी तत्व इसलिए कहा जाता है, यानी दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें मूल रूप से प्राचीन नाम पृथ्वी वाले ऑक्साइड से निकाला गया था और पृथ्वी के वातावरण में इन्हें दुर्लभ माना जाता है। ये ब्लॉक के तत्व कुछ खासियत ये है कि ये सभी धातुएं हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2f14 n-1 d0 से लेकर 1 तक ns2 होता है और इनकी सामान्य संयोजकता +3 होती है। ये संकर आयन बनाते हैं और अनुचुंबकीय गुण दिखाते हैं। अनुचुंबकीय मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। ये वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं, यानी आयनिक बंध आप कह सकते हैं। इनमें n-2f उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाने के कारण लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों के गुणों में समानता देखी जाती है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 15 नंबर, क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो देखिए सिंपल है, क्षार की उपस्थिति में अगर क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 ये अगर एसीटोन क्या है, एसीटोन मतलब आपका ये CH3COCH3, ठीक,
ये एसीटोन है। डबल बॉन्डेड ऊपर भी आप O बना सकते थे। इनकी जब क्रिया होती है तो ये क्या बनाते हैं, तो ये बना लेते हैं क्लोरीटोन। क्या बनाएंगे? क्लोरीटोन। एक निद्रा कारक दवा होती है, इनसे बनता है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन बनता है, क्लोरीटोन। और ये एक निद्रा कारक दवा है। कैसा है? निद्रा कारक ये एक दवा होता है, निद्रा कारक दवा क्लोरीटोन है, यही बनता है। ठीक, तो ये सिंपल है, इसको आप जानते रहिए। 16 नंबर का प्रश्न आप जरा ध्यान दें। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल से आप क्या समझते हैं? एकदम आसान सा है, इसमें कुछ बहुत विशेष नहीं है आपको समझना। जैसे देखिए, एल्कोहल में जब कार्बन, ये कार्बन रहे, कार्बन से एक कार्बन जुड़ा रहे, जिस कार्बन से OH जुड़ा रहे, इसी कार्बन से OH जुड़ा है। OH अगर इसी कार्बन से, जिसको हमने राउंड अप किया है, इस कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा रहे और दोनों संयोजकता जो बची 4 संयोजकता होती है वो हाइड्रोजन से अगर पूर्ण होती है, हाइड्रोजन से, तब इसको हम लोग क्या कह देते हैं? प्राथमिक एल्कोहल कह देंगे। लेकिन अगर ये जैसे जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा है, अगर इसी से 2 कार्बन जुड़ जाए, 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन जुड़ जाए, ये इस कार्बन से 2 कार्बन अगर जुड़ जाए और एक हाइड्रोजन जुड़ जाए जिस कार्बन से OH जुड़ा है, तब ये सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, और अगर तीनों यहाँ H जहाँ है यहाँ भी अगर कार्बन जुड़ गया, तब यही टर्शियरी हो गया, तृतीयक एल्कोहल हो गया। ध्यान देना है, अगर एक कार्बन जुड़ता तो प्राथमिक, और यहाँ तब दोनों कार्बन की जगह पर क्या जुड़ जाता? हाइड्रोजन। अगर 2 कार्बन जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो द्वितीयक एल्कोहल है। और तीनों अगर कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से, बीच वाले से अगर तीनों कार्बन जुड़े हैं और इसी से OH भी जुड़ा है, तब ये तृतीयक एल्कोहल होगा। जानते रहिए, सिंपल है। अच्छा, और ये देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न, आप जरा ध्यान दें। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि एथिलेमीन को एथिल एल्कोहल में आप कैसे परिणत करेंगे, यानी हाउ वुड यू कन्वर्ट एथिलेमीन इनटू एथिल एल्कोहल। आसान है, अगर आप एथिल एमीन ले लेते हैं, C2H5NH2 एथिल एमीन, अगर इसके साथ आप क्रिया करवा दीजिए किसकी, ये आप कह सकते हैं HNO2 का, या अगर आपको हम दिखाएं, जैसे आप वो पढ़े होंगे, देखिए NaNO2 और प्लस HCl, और ये क्रिया गर्म नहीं करना पड़ता इसको, तो ये रिएक्शन जैसे ठंडा करके करवाना पड़ता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तब जाके ये बनता है एथिल डाइजोनियम क्लोराइड। एथिल डाइजोनियम मतलब C2H5N2Cl बनेगा। और इसी को अगर एक्वस मीडियम में, हम एक्वस मीडियम में हीट कर दें, एक्वस मीडियम में इसको हीट कर दें, गर्म कर दें, तो बस ये बन जाता है C2H5OH, एल्कोहल बन गया, और साथ में N2 गैस यहाँ से निकल जाएगी और HCl भी अलग हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये एथिल एल्कोहल बन जाता है। क्या बना? एथिल एल्कोहल। तो आप समझ गए होंगे कैसे हम एथिल एल्कोहल बनाते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि पानी में विलय 2 विटामिनों के नाम लिखें एवं उनके उपयोग भी बताएं। तो याद रखे रहिए, जल में घुलनशील 2 विटामिन का नाम क्या है? B और C। ठीक है, B और C है, विटामिन B और विटामिन C। अब विटामिन B का रासायनिक नाम, बहुत से विटामिन B जो है कॉम्प्लेक्स होता है, जानते हैं, विटामिन B1, B2,
आपको मिलेगा, B3 मिलेगा, B5 मिलेगा, B6 मिलेगा और B12 मिलेगा, है ना। विटामिन ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो विटामिन B1 का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे थायामीन, है ना। विटामिन C का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड, है ना, स्कॉर्बिक एसिड आप जानते हैं। अब विटामिन B की कमी से आप जानते हैं बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन C की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग, ये दांतों के मसूड़ों से आपका ब्लड ये सब कुछ आने लगता है, तो ये विटामिन C की कमी से होता है। तो इसका उपयोग क्या है, तो विटामिन B से बेरी बेरी बहुत से उसके अंतर्गत आ जाते हैं, आप जानते हैं। जैसे विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है ना। इसमें बहुत से, जैसे आप देखते हैं विटामिन B1 है, विटामिन B2, B3, B5, है ना, B6। इसमें B6 है तो आप देखेंगे वो एनीमिया हो जाता है ना। विटामिन B12 में परनीशियस एनीमिया। इस तरीके से बहुत से आप इसमें इसका उपयोग देखिए शरीर के लिए। विटामिन B और C का काफ़ी है। और विटामिन C अगर रहेगा तो हमें स्कर्वी रोग नहीं होगा, है ना। विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, इसमें कई तरीके का समस्या होती है, जैसे अलग अलग विटामिन B1 कमी से विटामिन B2, B3, B5, B6। तो इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां ये सब यूज करने से हम ये बेरी बेरी रोग से बच सकते हैं, ठीक। ये सारे उपयोग आप लिख सकते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखें, प्राकृतिक रबर और गुण एवं उपयोग लिखना है। तो देखते हैं इसको। देखिए यहाँ प्राकृतिक रबर के गुण और उपयोग देख लेते हैं। तो प्राकृतिक रबर का इस्तेमाल कई तरह के अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि टायर, गद्दे, स्प्रिंग, जूते, बैटरी बॉक्स आदि, या और पाइप वाइप, इसके अलावा और भी अन्य में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक रबर टिकाऊ होता है और घर्षण और कंपन को कम करने में ये सक्षम होता है। यह ठंडे तापमान में भी काम कर सकता है और -50 फ़ारेनहाइट से लेकर -46 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को ये झेल सकता है। प्राकृतिक रबर में लचीलापन होता है। प्राकृतिक रबर का इस्तेमाल कई तरह के इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे कि चिपकने वाला पदार्थ, स्प्रिंग, बियरिंग, रबर बैंड इत्यादि में कर सकते हैं। प्राकृतिक रबर का इस्तेमाल रासायनिक और औषधीय ट्यूबिंग में भी किया जाता है। प्राकृतिक रबर पानी से हल्का होता है। प्राकृतिक रबर पेड़ों और लताओं के रस या लैटेक्स, जिसे आप गोंद कहते हैं, उससे बनता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कि नेचुरल रबर का एग्जाम्पल क्या है, तो आइसोप्रीन जानते रहिए। आइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन का ही बहुलक है, यानी जिसे आप नियोप्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोप्रीन से नियोप्रीन बनाया जाता है, नियोप्रीन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जानते रहिए। देखिए 20 नंबर का प्रश्न, प्रतिऑक्सीकारक क्या है, उदाहरण दें। व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, गिव एग्जाम्पल्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, इसका उदाहरण आइए देखते हैं। देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो हानिकारक मुक्त कणों से लड़कर कोशिका क्षति को रोकने या देरी करने में मदद करते हैं। मतलब जल्दी क्षति न हो, उसमें लेट हो, उसको रोकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। और ये प्राकृतिक या मानव निर्मित भी हो सकते हैं। ये कई खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और पूरक के रूप में उपलब्ध होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे विटामिन C, आपका स्कॉर्बिक एसिड उसका रासायनिक नाम है विटामिन C का। इसके नाम से भी जाना जाने वाला यह एक एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो शरीर को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है और कोलेजन निर्माण में ये सहायता करता है। विटामिन E भी आपका एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों को निष्क्रिय कर देता है जो विषाणु अणु होते हैं और स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको ये रोकता है। और ग्लूटेथियान भी है, यह शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट शरीर
कि सभी कोशिकाओं में पाया जाता है और मुक्त कणों से लड़ने में मदद करता है। बीटा कैरोटीन भी है, यह एंटीऑक्सीडेंट सभी कैरोटीनॉइड की तरह शरीर को मुक्त कणों से बचाता है। और एक फ्लेवोनॉइड भी है, यह भी एंटीऑक्सीडेंट खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और शरीर को मुक्त कणों के असंतुलन से बचाने में मदद करता है। ठीक, तो देखते हैं अब हम लोग ये दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ये 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इन्हें किन्हीं तीन प्रश्न का इसमें से उत्तर देना है, लेकिन हम लोग सारे प्रश्न को थोड़ा सा समझ लेंगे, छोड़ेंगे एक भी नहीं। अब जैसे यहाँ देखें, अब क्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर आपको बताना है। और ये फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम है। और इसके अलावा जैसे अमोनियस नाइट्रिक अम्ल उत्पादन और कुछ यहाँ पर आपको आयन और साथ में एल्डोल और पर्किन क्रिया आईपीएसी ने सब देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट इसको समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन मैं इसको हिंदी में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। आर्डर मतलब वही, इसी को आप कोटि कहते हो, कोटि। ठीक, कोटि कह देते हैं इसी को आप, ये कोटि है। और ये जो आपका मॉलिक्यूलरिटी है इसको वही आणविकता कह देते हैं। क्या कहेंगे? आणविकता या अणुकता भी कह देते हैं, आणविकता या अणुकता। ठीक, सिंपल है, ज़रा समझिए क्या है ये। देखिए, इट इज़ सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म, यह सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म यानी कि कंसंट्रेशन सांद्रता का जो घात होती है उसका योग होता है, आर्डर, ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स, और इट इज़ द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन इन द रेट ला इक्वेशन। रेट ला इक्वेशन जब लिखते हैं तो उसकी घात के ऊपर हम वो उसके सांद्रता के ऊपर ब्रैकेट लगा के घात लिखते हैं, तो वही घात जोड़ते हैं। ठीक, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। और मॉलिक्यूलरिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, इसमें परमाणु, आयन, अणु का नंबर कितना पार्टिसिपेट किया किसी साधारण अभिक्रिया में, तो उसको काउंट करके हम निकालते हैं, है ना। देखिए, मस्ट कोलाइड या कोलिड विथ वन अनदर साइमल्टेनियसली सो एज टू रिजल्ट इनटू ए केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, साधारण अभिक्रिया, ध्यान दें वो भी जटिल नहीं होनी चाहिए, साधारण अभिक्रिया में कितने अभिकारक के अणु, परमाणु या आयन पार्टिसिपेट किए, उसी को हम लोग अणुकता कहते हैं। ठीक, और देखें इसमें दूसरा पॉइंट ये कोटि में, इट नीड्स नॉट बी ए होल नंबर, ये कोई एक कंप्लीट नंबर नहीं हो सकता। इट कैन बी देखिए बहुविकल्पी में भी आया था, फ्रैक्शनल एज वेल एज जीरो, यह भिन्नात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है, लेकिन जो अणुकता होती है इट इज़ ऑलवेज ए होल नंबर, यह हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, इसके अलावा देखें ये कोट में, इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली वनली एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इसको हम प्रयोग के द्वारा ही इसकी गणना कर सकते हैं, इसको हम काउंट करके यानी गणना करके, गिन करके नहीं बता सकते। और इसमें ज़रा देखें आणविकता में, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाई सिंपली एडिंग द मॉलिक्यूल्स ऑन द स्लोवेस्ट स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप मतलब वही साधारण अभिक्रिया होती है, उसमें कितने अणु, परमाणु या आयन पार्टिसिपेट किए उसको गिन करके हम निकाल सकते हैं। और ये थियोरेटिकल होता है, जबकि कोटि ये प्रायोगिक होता है। देखिए कोट में, इट इज फॉर द ओवरऑल रिएक्शन एंड नो सेपरेट स्टेप आर रिटेन टू ऑब्टेन इट, इसके लिए कोई अलग से स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ज़रा देखें अणुकता में the overall molecularity of a complex reaction has no significance, इसमें देखें ओवरऑल जो आणविकता होती है ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कोई जटिल अगर अभिक्रिया है तो उसमें ध्यान दें हैज़ नो, इसका कोई तब महत्व नहीं है। इट इज दी ओनली स्लोवेस्ट स्टेप, यह एकदम ध्यान दें मंद जो पद होता है, हुज मॉलिक्यूलरिटी है सिग्निफिकेंस, वो उसी का मॉलिक्यूलरिटी महत्व रखता है
फॉर दी ओवरऑल रिएक्शन, पूरे अभिक्रिया में। ठीक, तो इस तरीके से इसको आप समझें। आगे देखें, even the order of a simple reaction may not be equal to the number of molecules of the reactants as seen from the ये unbalanced equation। unbalanced देखिए, इवन द ऑर्डर ऑफ ए सिंपल रिएक्शन को, जबकि जो साधारण अभिक्रिया होती है मे नॉट बी इक्वल, वो समान नहीं होती है टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितने अणु होते हैं आप ये नहीं कह सकते कि वही उसकी कोटि होगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, काउंट करके नहीं बता सकते। जबकि इसमें फॉर ए सिंपल रिएक्शन, किसी साधारण अभिक्रिया में मॉलिक्यूलरिटी कैन यूजुअली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री ऑफ द इक्वेशन। मतलब स्टोइकियोमेट्री मतलब उसको बैलेंस करते समय साधारण अभिक्रिया में जितना आप स्टोइकियोमेट्री यानी नंबर लिखते हैं वही उसकी आणविकता हो जाती है, गिन कर इसको बता सकते हैं। इट मे बी एन इंटीजर, फ्रैक्शन और जीरो। इंटीजर यानी कि यह एक कोई होल नंबर में हो सकता है, फ्रैक्शनल भिन्न में हो सकता है, जीरो हो सकता है। लेकिन जो आपका आणविकता है, इट इज ऑलवेज एन इंटीजर, हमेशा यह एक पूर्ण संख्या में ही होगा। एंड नेवर ए फ्रैक्शन और जीरो, ये कभी भी भिन्न और जीरो नहीं हो सकता आणविकता, जानते रहिए। अच्छा देखें 22 नंबर का प्रश्न, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियमों को लिख करके यहाँ समझाना है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो फैराडे का जो ये वैद्युत अपघटन का नियम है, इसको तो हमने बनाया था लेकिन वो कहीं इधर उधर हो गया है। फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम जो होता है, आप लोग प्रथम नियम द्वितीय नियम पढ़े होंगे, है ना। जैसे उसमें देखते होंगे कि पदार्थ जो होता है, कि कोई पदार्थ अगर आप ले करके थोड़ा सा इसको हम थोड़ा समय या इसको आप लोग देख ही लीजिएगा, है ना। जैसे अब इसको हम तो बनाए थे, पता नहीं कहाँ इधर उधर हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। फैराडे का ये प्रथम नियम द्वितीय नियम अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन का सिद्धांत, अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन सिद्धांत और साथ में श्वेत फास्फोरस HNO3 के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है। देखिए ओस्टवाल्ड प्रोसेस आप लोग पढ़े होंगे। ये अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन का सिद्धांत देखिए, थोड़ा सा इसको दिखाते हैं, देखिएगा। ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, ये अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन के सिद्धांत में आपको देखने को मिलेगा। ओस्टवाल्ड प्रोसेस इज ए प्रोसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रिक एसिड। इट कन्वर्ट्स अमोनिया टू नाइट्रिक एसिड, अमोनिया को नाइट्रिक एसिड में बदलता है। एंड इन्वॉल्व्स 2 स्टेप, इसमें 2 स्टेप लगता है। फर्स्ट स्टेप में आप जरा देखें, फर्स्ट स्टेप में अमोनिया जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड बनाता है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनता है। एंड इन द सेकंड स्टेप, दूसरे स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर में एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है, विच इन ट्रांसफॉर्म्स नाइट्रिक एसिड। तो ये स्टेप हम आपको दिखा देते हैं। देखें स्टेप फर्स्ट में, ये स्टेप फर्स्ट या पार्ट 1 में सोर्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया का सोर्स जरा देखें। अमोनिया इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एज इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल बाय हाइबर प्रोसेस। हाइबर विधि द्वारा पहले तो हम अमोनिया बना लेते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आयरन और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब लगाते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये हमारा बन गया क्या, अमोनिया बन गया। ठीक, अब हम सेकंड स्टेप देखेंगे। देखिए स्टेप सेकंड में फिर वही अमोनिया को लेते हैं और इस देखिए इसमें स्टेप बढ़ा के दिखाया है, जबकि बहुत ज़रूरी नहीं था। सेकंड स्टेप में यहीं से दिखा दिया होता तब भी, यहाँ से जैसे यहाँ से ये केवल इतना दिखा दिया होता कि अमोनिया वही लिए, ऑक्सीजन और ये देखें इसका क्रिया करवाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बना, और इसके बाद ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया।
और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो देख रहे हैं ये वाटर के साथ ये क्रिया करवाएंगे तो नाइट्रिक अम्ल और ये नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये नाइट्रिक अम्ल आप बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा स्टेप इसमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन देखिए दिया है, श्वेत फास्फोरस और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है। तो सिंपल है, थोड़ा सा इसको हम दिखा देते हैं। वैसे ये रिएक्शन दिखा देते हैं। फास्फोरस वैसे P4 के रूप में भी लिख सकते हैं, P4 के रूप में होता भी है। P4 आप ऐसे लिखिए, चाहे अभी हम ऐसे लिख दे रहे हैं। और नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, इसके साथ आप वो भी कौन सा दिया है, नाइट्रिक एसिड कैसा लेना है, नाइट्रिक अम्ल के सांद्र कांक लेना है ना, सांद्र लेना है। यहाँ देखिए लिखा है सांद्र, तो इसके साथ क्रिया करवाएंगे ना तो ये बदल जाएगा, ये फास्फोरिक एसिड यानी H3PO4 में बदलेगा और साथ में H2O में और प्लस ये NO2 5NO2 इसमें बदल जाएगा। तो इस तरीके से देखें, अगर पूछा जाता है कि इसके बीच अब कौन सी अभिक्रिया होती है तो आप बताएंगे कि फास्फोरस के साथ इसको बैलेंस भी कर सकते हैं आप। यहाँ 5 लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ 5 लगा ही दिया था। तो इस तरीके से ये संतुलित आप कर सकते हैं इसको। और यहाँ देखें ये बनेगा, इसको आप आर्थ्रोफास्फोरिक अम्ल भी कहते हैं या फास्फोरिक अम्ल कह दीजिए, जल बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये गैस कौन सी निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की गैस होती है, यही निकलती है, इसको याद रखे रहें। अच्छा, द्विक लवण और जटिल यौगिक में क्या अंतर है, देखिए फटाफट इसको समझ लीजिए। द्विक लवण क्या है और जटिल यौगिक क्या है। द्विक लवण, ध्यान दें, दो सामान्य लवणों से मिलकर बना होता है। द्विक लवण दो सामान्य लवणों से मिलकर बना होता है और साथ में द्विक लवण अगर जल में घोलते हैं तो यह अपने गुण को खो देता है, अलग अलग आयनों में टूट जाएगा। द्विक लवण के एग्जाम्पल जैसे अभी आप ले लो K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, ये तो इसको जल में घोलेंगे तो यह पूरा आयन में टूट जाएगा, यानी K+SO4 एल्युमिनियम 3+SO4 ये इसमें अलग हो जाएगा। और जबकि अभी अगर आप लेते हैं ये जटिल यौगिक में अभी अगर हम लोग ले लें K4FeCN6 ये ले लेते हैं, तो ये जब अलग होगा ना तो ये कुछ इस तरीके से अलग होगा कि 4K+ और ये इतने के ऊपर आ जाएगा 4-। ठीक, तो ये अपना गुण नहीं खोता जटिल यौगिक जब जल में घोलते हैं, तो ये बात थोड़ा सा समझे रहिए। और दिया निम्नलिखित यौगिकों में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या एकदम आसानी से निकाल दीजिए, देख कर निकालना सीखिए जरा। देखिए कैसे निकालेंगे एकदम आसानी से। यहाँ अगर 1K है तो 1K पर 1+ 2K पर 4K है तो 4K पर 4+ हो गया, सिंपल। तो अब इसका मतलब है कि यहाँ 4- है। ठीक है, अब 4- है तो आप खुद दिमाग लगाओ, एक CN पे अगर 1- होता है, एक CN पर अगर 1- तो 6 CN है ना, तो 6- में कितना प्लस, इसको न्यूट्रल कर दे कि 4- बचे तो 2+ रहा होगा, जो 2 को न्यूट्रल किया तो ये 2+ आ गया केंद्रीय धातु का। ठीक है, और यही है, अगर इसका देखिए 2+ आ गया। अब यहाँ प्रश्न में क्या पूछा था, निम्नलिखित यौगिकों में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय परमाणु यानी यही आयरन है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +2 हो जाएगी। ठीक, ऑक्सीकरण संख्या और समन्वय संख्या कितना है, जितना लोन पेयर ये एक्सेप्ट करेगा। एक CN 1 लोन पेयर देगा, 6 CN 6, तो समन्वय संख्या इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ये 6 हो जाएगा, याद रखे रहें। ऐसे ही हम लोग इसको आप X मान के भी निकाल सकते हो। दूसरा देखिए,
Cu को आप यहाँ आप चेक करिए, SO4 पर 2 माइनस तो यहाँ 2 प्लस है, इसका मतलब इसको ज़रा समझिए। यहाँ अगर SO4 ये है तो इसके ऊपर 2 माइनस होता है, तो इस ब्रैकेट के बाहर 2 प्लस होगा। अब जब NH3 पर न्यूट्रल होता है तो ये 2 प्लस इसी Cu का ही है, तो ऑक्सीकरण संख्या तो +2 हो गई इसकी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या पूछ रहा है तो ये 4 होगी। कितना? 4 होगी समन्वय संख्या, याद रखें, क्योंकि 4 लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ऐसे इसमें भी आप निकाल सकते हैं। Cu का यहाँ पहले निकाल दीजिए। ये देखिए ऐसे चेक करिए, 1 H पर 1 प्लस 2 H पर 2 प्लस, तो यहाँ 2 माइनस है। अब हम लोग जानते हैं 1 Cl पे 1 माइनस तो 4 Cl 4 माइनस, तो 4 माइनस के बाद भी यहाँ 2 माइनस कैसे बचा? 2 प्लस Cu वाला वही न्यूट्रल किया होगा, तो Cu का 2 प्लस होगा। कितना होगा? ऑक्सीकरण संख्या 2 प्लस। और कोई पूछ रहा है अगर समन्वय संख्या क्या होगी, तो 4 Cl है, 4 लोन पेयर, ये एक्सेप्ट करेगा, तो समन्वय संख्या 6 नहीं 4 होगी, और इसका ऑक्सीकरण संख्या +2। ठीक, समझ गए होंगे। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, आसान है। अच्छा, अब देखें एक 25 नंबर का प्रश्न, जरा समझिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संक्षेप में समझाइए। एल्डोल अभिक्रिया और पर्किन अभिक्रिया, दोनों को देख लेते हैं। देखिए, एल्डोल अभिक्रिया पहले देख लेते हैं, फिर पर्किन देखते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के 2 अणु या कीटोन के 2 अणु जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, है ना, अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास हो। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? जैसे ये CHO ग्रुप जो देख रहे हो, जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास अगर हाइड्रोजन है तो वो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, कोई भी NaOH, Na2CO3, BaOH होल ट्वाइस, किसी बेस की उपस्थिति में ये अगर बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनाते हैं, तो ये इन्हीं को हम लोग इसी अभिक्रिया को हम एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ आप रिएक्शन देख पा रहे होंगे, जैसे एसिटाल्डिहाइड हमने लिया 2 अणु, है ना, ये अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ 3 है। तो अब इसी में से ये ऐसे कुछ ब्रेक करेगा तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से ब्रेक होगा ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा, तो यहाँ अटैक करके जुड़ जाएगा, है ना। जैसे आप देखें, यही CH2CHO, यही आके यहाँ CH2CHO जुड़ गया ना, किससे जुड़ा? इसी से, CH से आकर के यहाँ जुड़ गया, और O से इसका ये वाला H जाके जुड़ जाएगा, ये वाला H जुड़ गया, और ये CH3 ऑलरेडी है। तो अब यहाँ अगर आप चेक करेंगे, यहाँ अगर आप चेक करें ध्यान से, तो यहाँ देखें ये आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये अगर आपका अल्फ़ा है तो ये बीटा है ना, ये गामा होता है। तो यहाँ बीटा हाइड्रॉक्सी, बीटा पर OH ग्रुप है, बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल है, नाल नहीं, ये इसके लिए अल लिखते हैं ना एल्डिहाइड के लिए, और इसके लिए OH के लिए यहाँ हम आल लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्रियात्मक समूह में ये ज़्यादा वरीय है, इसलिए इसका पूर्व लग्न लगाए हैं हाइड्रॉक्सी। तो बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल, या इसी को एल्डोल, एल्डिहाइड भी है, ऑल भी है, तो एल्डोल, इसीलिए इस अभिक्रिया को एल्डोल कहते हैं। ठीक, सिंपल, समझ गए होंगे। अब हम लोग जरा देखते हैं वो आपका पर्किन अभिक्रिया, जरा ध्यान दें, पर्किन अभिक्रिया क्या है, जरा देखें। जब किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी वसा अम्ल के सोडियम लवण और इनके एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है, तब जल का एक कण निकल जाता है और अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है, उसी को हम पर्किन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे बेंजाल्डिहाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड और निर्जल सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करने पर सिनेमिक अम्ल बनता है, और सिनेमिक अम्ल अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल कहलाता है। जैसे आप खुद इसी अभिक्रिया में देखिए, देखने को मिल जाएगा कि यहाँ बेंजाल्डिहाइड लिए और एसिटिक एनहाइड्राइड लिए सोडियम एसीटेट,
की उपस्थिति में 180 डिग्री सेल्सियस गर्म किए तो ये सिनेमिक अम्ल मिल गया, है ना। तो सिनेमिक अम्ल और साथ में एसिटिक अम्ल, तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, इसी अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे परकिन अभिक्रिया। ठीक, समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखें 26 नंबर का प्रश्न हल कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ बेनिफिट तो मिल ही रहा होगा, मिलेगा ही। ऐसे चैनल से जुड़िए और लोगों को जो पढ़ने वाले हैं उन्हें भी आप जोड़िए। देखिए IUPAC नाम लिखना है, सिंपल है। आप थोड़ा जूम करते हैं जिससे समझ आए। देखिए एमाइड ग्रुप है, CONH2 एमाइड ग्रुप है। तो यहाँ से कार्बन 1 2 कार्बन है तो एथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसके लिए, एथ, एथ लिखिए, एथ। और सिंगल बॉन्ड इनके बीच में है, ए ना लगाइए, लेकिन ई मत लिखिए अभी, क्योंकि आगे एमाइड लिखना है। तो एथेनामाइड हो गया ना, एथेनामाइड। इसका IUPAC नेम एथेनामाइड है, सिंपल, जानते रहिए। दूसरा जरा देखें यहाँ, दूसरा ये आपका एस्टर है। इधर तो आपका क्या मिल गया, ये आपका एथिल, एथिल ग्रुप है। क्या है, एथिल, एथिल या एथाइल कुछ लोग बोलते हैं। और यहाँ कम नंबरिंग कर दीजिए एस्टर वाले के कार्बन से। 1 2 कार्बन को एथ, एथ कहते हैं। एथ और प्लस एन में अभी ई मत लगाइए, क्योंकि हमें क्या लिखना है, ये ओएट लिखना है, क्योंकि एस्टर के लिए ओएट लिखते हैं। तो एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट इसका IUPAC नेम होगा। ऐसे ही आप जरा इसमें देखें, ये क्या तीसरा जो है, तीसरा में ये तो एसिड हैलाइड है, आप जानते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन है तो आप लिखेंगे ब्यूट प्लस ए न लगाइए। और इसके लिए ऑयल क्लोराइड लिखना है, OYL, ये क्लोराइड लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये ब्यूटेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। सिंपल है, जानते रहें। चौथा जरा देखें, चौथा यहाँ से नंबरिंग आप जानते हैं। ये आपका क्या है, वरीयता क्रम में वरीय है। तो 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। सिंपल, आप देखें तो 2 और 3 पर मेथिल जुड़ा है तो लिखेंगे 2,3 क्या, डाईमेथिल, डाईमेथिल या डाईमेथाइल भी कहते हैं। और 4 कार्बन के लिए आप लगाएंगे क्या, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेनोइक, ओइक अब यहाँ लिख दीजिए, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया। अच्छा, अब लास्ट यही है, देखें 5वां नंबर, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट 2इन, ब्यूट 2इन, EN लिखिए बस, ई मत लगाइए, क्योंकि आगे अभी लिखना है ना। ओइक लिख दीजिए। आप चाहें तो ब्यूट 2इन 1 ओइक, 1 ओइक एसिड लिख सकते हैं, 1 ओइक एसिड। ठीक, इस तरीके से ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ पेपर। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ये समझाने में इतना समय लग गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।